जय हिंद। स्ट्रैटेजिक दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज के विश्लेषण का विषय है चीन की दादागिरी साउथ चाइना सी में जारी, जब भारत का ऐतिहासिक नेवल डिप्लॉयमेंट और क्वाड देशों के साथ सामरिक एक्सरसाइज इंडो पैसिफिक में चल रहा है। व्यूअर्स, इंडिया का ऐतिहासिक और बहुत लंबा नौसेना का डिप्लॉयमेंट ऑफ वॉरशिप्स दक्षिण एशिया में, दक्षिण चीन सागर में और पैसिफिक क्षेत्र में, जो शामिल है इंडियन ओशन रीजन और इंडो पैसिफिक रीजन में, पिछले 1 महीने से चल रहा है। यह डिप्लॉयमेंट भारत के मरीन टाइम विजन यानी समुद्री जियो स्ट्रेटेजिक विजन के अनुरूप है। विख्यात मरीन टाइम ज्ञाता एडमिरल एल्फ्रेड टी महान ने कहा था, जो भी देश या शक्ति इंडियन ओशन रीजन को डोमिनेट करेगा वो विश्व की एक खास शक्ति होगी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा है, यह डिप्लॉयमेंट हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को प्रोत्साहित करने की साझी प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए अहम होगा। व्यूअर्स, इस वीडियो के 3 भाग हैं। ये भाग 1 है जिसमें हम इंडियन ओशन रीजन और इंडो पैसिफिक रीजन को जनरल सिन्हा द्वारा समझेंगे। वेलकम जनरल सिन्हा। मैम, आपने बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा उठाया है, खास करके जब पूरा विश्व का ध्यान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान रीजन के ऊपर में है और सब लोगों का ध्यान के अलावा भी यूनाइटेड नेशंस का और पूरे विश्व की शक्तियों का ध्यान अभी अफ़गानिस्तान रीजन में है। और ख़ास करके जब तालिबान ने इसको पूरे अफ़गानिस्तान को टेक ओवर कर लिया है 15 अगस्त, जो पिछला महीने के 15 अगस्त से लेकर आज तक, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि भारत के इनिशिएटिव से चल रही हैं और क्वाड जो देश हैं उनके इनिशिएटिव से इंडियन ओशन रीजन में और इंडो पैसिफिक के इलाके में। और चाइना भी इसका काउंटरवेल कर रहा है। चाइना भी बहुत सारी एक्शंस लिए हैं और कुछ ऐसा किया है जबकि ये चीज़ें आ नहीं रही हैं, जबकि लोगों का ध्यान उधर बटा हुआ है। और ये इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर की जो चल रही है जद्दोजहद, जिसमें वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो रही है और इमरजेंस हो रहा है, मल्टीपोलैरिटी के तरफ जो दुनिया जा रही है, तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा विस्तार से जानना ज़रूरी है और इसलिए पूरा का पूरा इन चीज़ों को समझने के 3 भागों में, क्योंकि लंबा हो जाएगा, हमने इसको 3 भागों में कहा है। भाग 1 में जो पार्ट 1 है उसमें हम इस रीजन का क्या मुद्दा है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या डिलेमा है, चाइना की क्या डिलेमा है, पूरे विश्व की क्या चिंताएं हैं, वो क्यों हैं, भाग 1 में हम उसको देखेंगे। भाग 2 में इसी के कंटिन्यूएशन में हम ये देखेंगे इंडिया की क्या इनिशिएटिव रही है, जो इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है, एक सामरिक थिंकिंग का जो अब नया रंग ला रहा है। वो चीज़ें बहुत दशकों से चल रही थी, अब वो रंग जो लाया है और पूरा विश्व भारत की तरफ जो देख रहा है और भारत ने क्या ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, वो भाग 2 में करेंगे और पार्ट 2 है। और पार्ट 3 में हम देखेंगे कि चाइना जो है पलट ये क्या कर रहा है। चाइना भी काफ़ी चीज़ें कर रहा है और इसके अलावा भी विश्व की बहुत सारी शक्तियां हैं, वो आके जुड़ना चाहती हैं भारत और हमारे क्वाड के साथ में मिल कर के। और भारत किस तरह से उभर के सामने आया है, बहुत ही, चाहे वो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान रीजन के ऊपर में, जिसके ऊपर में सब लोग देख रहे हैं कि क्या भारत कर रहा है और उसको फॉलो करने की ट्राई कर रहे हैं। सिमिलरली इस इलाके में भी भारत का बहुत बड़ा एक रोल हो रहा है और वो क्या है और चाइना उसका कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो इसको हम बड़े विस्तार से समझने की चेष्टा करेंगे। ये जो भाग 1 है, पार्ट 1 है, जिसके अंदर में हम ये देखेंगे कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर में जो भारत का कंसर्न है, दूसरा जो चाइना का कंसर्न है, जो ग्लोबल कम्युनिटी का कंसर्न है, वो क्या है
और ऑल्सो इंडो पैसिफिक के अंदर में क्या क्या इश्यूज़ हैं, और उसको हम विस्तार से समझेंगे, जो ज़मीन के ऊपर में या समुद्र के ऊपर में या इस रीजन के ऊपर में मैप के द्वारा समझेंगे, और बहुत सरल तरीके से इसको समझने की चेष्टा करेंगे। और ख़ास करके जो अभी बातें हो रही हैं जिसमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात होती है, जिसमें एब्सोल्युटली रूल बेस्ड जो हमारा बिहेवियर होना चाहिए इस रीजन में, जिसमें कि चाइना एक हेजेमनिक तरीके से, जो एक वर्चस्व के तरीके से एक दादागिरी करके वो आना चाहता है, वो क्या है और कैसे उसका कंसर्न है, बहुत ही सरल भाषा में, जिससे सभी लोगों को इस चीज़ का समझ में आ जाए जो बातें होती हैं। जल्दी से हम इसको मैप के ऊपर में इस इलाके के खासकर इंडियन ओशन रीजन को पहले हम समझेंगे और फिर इंडो पैसिफिक में क्या हो रहा है। तो मैप को हम समझते हैं इंडियन ओशन रीजन के ऊपर में। ये जो आप देख रहे हैं पूरा जो ओशनिंग इलाका है, ओशन का इलाका है, समुद्र का इलाका है। इसमें सबसे पहले है पर्शियन गल्फ, जो ईरान, इराक, यूएई और ओमान और यहाँ पर जो कतार है, इसके ये चोक पॉइंट है। और इससे जो पर्शियन गल्फ के अंदर में जो ऑयल होता है या ट्रेडिंग होती है, जो गल्फ ऑफ एडन जो कि रेड सी से होते हुए, और जो यहाँ पर ये जो चोक पॉइंट है बेसिकली इस इलाके जो इसको दिखाता है। जो ईरान में चाबहार वेरी इंपॉर्टेंट उसका पोर्ट है, बट इंडिया इसको डेवलप कर रहा है और स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी से एक जो प्लान है होता हुआ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो कि इंडिया को स्ट्रैटेजिकली देगा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की तरफ एंड यूरोप में भी जाने का एक ओपनिंग देता है। गोदार जो चाइना डेवलप कर रहा है, पाकिस्तान जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है, और ये मिलिट्री बेस है जो चाइना के अंदर में रहेगा, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट उसके लिए ओपनिंग होगा इंडियन ओशन रीजन में। कराची जो कि पाकिस्तान का है, इंडियन पेनिनसुला देखिए कितना ब्यूटीफुली, कितना अच्छे तरीके से भगवान ने इंडिया को प्रदान किया है, एक पेनिनसुला जो कि बोथ आपका अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बीच में एब्सोल्युटली एक त्रिकोण की तरह में, और बहुत बड़ा हमारे को नेवल मैरिटाइम कैपेबिलिटी कहते हैं, जो सामरिक एक शक्ति देता है, वो है ये इलाका ये। और लक्षद्वीप देखिए जो हमें स्ट्रैटेजिक डेप्थ देता है, ये जो वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ से, और अंडमान निकोबार जो कि हमें पूरब से इंडियन पेनिनसुला को एक डेप्थ प्रदान करता है। उसी तरह आप देखिए श्रीलंका जो कि इंडिया के इंडियन पेनिनसुला के साउथ ईस्ट में तकरीबन पड़ता है, वहाँ पर इम्पोर्टेंट है हबन टोटा जिसको कि श्रीलंका ने चाइना को डेवलप करने के लिए दिया, और चाइना ने इसका 99 ईयर्स का लीज लिया, और श्रीलंका इसमें जिसको डेट ट्रैप के अंदर फंस गया है। तो एक जगह है जो इंडिया के कंसर्न और पूरे वर्ल्ड का कंसर्न चाइना को लेकर के। सितवे एक बहुत इम्पॉर्टेंट है जो म्यांमार में, दोनों की इसके अंदर में एक तरह का दौड़ है, चाइना और इंडिया की दौड़, क्योंकि यही एक इरावदी रिवर जो आती है म्यांमार की, और इंडिया भी इसको कालादान प्रोजेक्ट कहते हैं, इंडिया का एक प्रोजेक्ट है जिसमें वो जो ये सितवे पोर्ट है उसको डेवलप कर रहा है, और चाइना भी इसको करना चाहता है, और अभी इस पे काम ज़्यादा नहीं हुआ है, और यदि होता है तो चाइना को एक अल्टरनेटिव देगा जो बे ऑफ बंगाल है इंडियन ओशन रीजन आने में। एक दूसरा है खास करके ये बनता है म्यांमार जो बर्मा है पुराना और थाईलैंड के बीच, और ये चीज़ चाइना ने इस दौरान एक रोड, रेल एंड पोर्ट ओपनिंग दे रहा है चाइना के इस इलाके से, जो चाइना लेकर आया है और इसको कर गया है, जो कि वर्ल्ड का अटेंशन उस पर नहीं गया है।
दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो है मलाक्का स्ट्रेट। ये है मलाक्का स्ट्रेट, मलेशिया, सुमात्रा और ये जो सिंगापुर का लगा एब्सोल्युटली चोक पॉइंट, और यही है मलाक्का डिलेमा चाइना का। उसकी डिलेमा इसलिए है कि चाइना के जो ट्रेडिंग यदि करनी है उसको, यदि अपना इस रीजन में जो इंडियन ओशन रीजन से यदि पर्शियन गल्फ की तरफ या गल्फ ऑफ एडन की तरफ जाना है, खास करके जो उनकी जो एनर्जी की रिसोर्स है, क्योंकि आज के दिन में चाइना का 80% जो एनर्जी है वो अमेरिका से थ्रू जो वेस्टर्न ये पैसिफिक का इलाका है उससे आता है। यदि अमेरिका बंद करता है और उसको ये इंडिया की ह्यूज कैपेबिलिटी है, जो इंडियन नेवी की मैरिटाइम कैपेबिलिटी है, इसको चोक करने की। और जो हो जिनताओ साहब थे चाइना के, 1992 में ये उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया कि देखिए वो डिलेमा है उनके लिए, चाइना के लिए, और इसी को मलाक्का डिलेमा कहते हैं। ये हमारे लिए भी ऑल्सो बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए कि 55% ऑफ इंडियन ट्रेड इसी इलाके से जाता है। तो ये है इस इलाके की जो इम्पोर्टेंस हमारे कैपेबिलिटी में है, हम कभी भी चोक कर सकते हैं। जब गलवान के अंदर में हमारी झड़प चल रही थी तो उस समय भी जो इंडियन नेवी है ये अपना जो एक हमारा कैपेबिलिटी है इसको शो किया था इस इलाके में, और चाइना इससे बहुत घबराया हुआ है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सुंडा स्ट्रेट, लैम्बॉक एंड मगासार जो स्ट्रेट है वो जो इस इलाके में पड़ता है, जो कि अल्टरनेटिव टू मलाक्का स्ट्रेट, मलाक्का डिलेमा को करने के लिए चाइना ने बहुत इन स्ट्रेट को ट्राई किया एज ए अल्टरनेटिव। मगर इसको समझने की चेष्टा इस तरह से कर सकते हैं कि यदि चाइना को एक बैरल तेल को ले जाने के लिए $2 यदि खर्च आती है थ्रू मलाक्का स्ट्रेट, तो इससे यदि जाता है, इन स्ट्रेट से जाता है यदि उसको बाइफरकेट करके और इसके डिलेमा को ओवर काउंटर करते हुए, तो उसको $12 से $15 पर बैरल का खर्चा पड़ जाता है। तो ये डिलेमा, तो उसने इसको इसको नकार दिया है कि नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है और वाइबल ही नहीं है, इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है। चाइना ने एक और कार्रवाई करने की सोची थी, उसने एक जो मेकोंग रिवर है चाइना का, उससे वो लाना चाहता है जो थाईलैंड के अंदर में एक कैनाल सिस्टम, जैसे स्वेज कैनाल सिस्टम है, तो यहाँ से वो लाना चाहता था। मगर उस हालात में चाइना ने उसको भी नकार दिया, क्योंकि लाओस थाईलैंड का इसके अंदर में उसको उसके देखरेख में होता, इसलिए उसने उसको नकार दिया है। देखिए, हमने पूरा का पूरा जो इंडियन ओशन रीजन के अंदर में जो हमारा इंडिया का जो समुद्र है, जिसमें अरेबियन सी, बंगाल, और जिसके अंदर में आपका पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ एडन, मलाक्का स्ट्रेट, और जो सुंडा, लोम्बॉक और मगास्कर जो आ रहा है स्ट्रेट, इस जगह की बात में हम देखा। और इंडिया की जो कैपेबिलिटी, जो पेनिनसुलर इंडिया है, और इंडिया की जो इस जगह एक वर्चस्व है, एक उसकी अपनी शक्ति है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा हमने बताया। और कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन दोहराने की मैं ये कहता हूँ कि इस चीज़ को समझने की चेष्टा बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान ने आपको परमात्मा ने जो हमारे को पेनिनसुलर इंडिया का दिया है, जो जिस तरह से हमारा कोस्टल लाइन है, और ख़ास करके जो हमारा आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, वो एब्सोल्युटली आपको डेप्थ देता है और आपको कैपेबिलिटी देता है कि कहीं पर भी आप ऑफेंसिवली इंडियन ओशन रीजन के अंदर में टोटल डोमिनेशन ले सकते हैं। और ख़ास करके जो हमारे मिलिट्री थिंकर्स रहे हैं, और उसमें नेवल के जो लीडरशिप रही है, दशकों से छोटा बहुत हमारा उनके पास बहुत बजट नहीं होने के बाद भी जो एक ब्लू वाटर नेवी का सपना, और कम रिसोर्स होते हुए भी उसको लगातार उतनी बड़ी विजन को लेकर चलने के कारण आज जो क्वाड की सपना
पूरा विश्व देख रहा है, और उसके साथ जो इंडियन मैरिटाइम फोर्सेस के साथ जिसमें भी कॉम्पोजिट फोर्स है, एम्फीबियस जो जिसमें नेवी मेन, एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी की जो मैरिटाइम एम्फीबियस कैपेबिलिटी है और एयरफोर्स की जो मार करने की क्षमता है, उसका जो एक वर्चस्व, एक जो मैरिटाइम कैपेबिलिटी है वो इंडियन ओशन रीजन में हमने मैप के ऊपर में समझिया। और ये चीज़ आपको देता है जो एक आउटर रीच, जो इंडो पैसिफिक, जो उसका नाम एशिया पैसिफिक से इंडो पैसिफिक, अमेरिका ने इसको चेंज कर दिया और उसको इंडो पैसिफिक कहते हैं, तो वो दिखाता है कि क्या हमारे पास क्षमता है। तो आइए जल्दी से हम चलते हैं, और जो इंडो पैसिफिक में जो कंसर्न है, खास करके 9 डैश लाइन, चाइना जिसके अंदर में साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, और जो भी उस इलाके में उसके डिस्प्यूट है, उसके क्लेम्स हैं, उसकी हेजेमनिक बिहेवियर है, उसके एक्सपैनिज्म जिसको कहते हैं, जो वो विस्तारवाद है, वो जो करना चाहता है और कैसे उसको पूरा विश्व की शक्तियाँ रोक रही हैं, उसको हम मैप के ऊपर में समझेंगे भाग 1 में। फिर भाग 2 में देखेंगे कि इंडिया कैसे इसकी लिवरेजिंग कर रहा है। तो आइए जल्दी से हम समझते हैं जो इस इलाके के जो मैप है, मैरिटाइम मैप है, जो साउथ चाइना सी को डिपिक्ट करता है, उसके ऊपर में जल्दी से समझने की चेष्टा करते हैं। ये जो आपका मैप है इस इलाके को दर्शाता है, और इसमें जो आप देखिएगा, इसमें जो लाल रंग से मार्क किया हुआ जो लाइन डैश लाइन्स हैं, जिसको 9 डैश लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये फेमस बार बार रेफरेंस आता है 9 डैश लाइन। तो ये डैश लाइन है, ये चाइना ने 1947 में 11 डैश लाइन से शुरू किया था। उसका क्लेम जो ये पर्पल में दिखाया गया है, ये बैगनी कलर में, ये 2 डैश लाइन भी हुआ करता था, और उस समय 11, 9 ये और 2 ये 11 होती थी। और ये 1947, 2 साल पहले जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के मैंने आने से पहले, उसको जब स्वतंत्रता मिला, जब वो बना, उससे पहले की वो क्लेम है। और वो हिस्टोरिकल, एक ऐतिहासिक बोलता है कि ये इलाका हमारा है, जिसमें कि पूरा का पूरा साउथ चाइना सी जो 80% से भी ज़्यादा है, ये पूरा बोलता है कि वो हमारा है। चाइना, बिकॉज चाइना के नाम से ये बना हुआ है, तो ये चाइना का है। और ये एक मैप है 1947 का, एक पुराना फेक जो बनाया हुआ है, और उसको वो देता है और कहता है कि हमारा है। ये 2 साल पहले होता है, और 1949 जब उसको बन जाता है तो ये 2 हटा दिया गया चाउन लाइक द्वारा, ये जो पर्पल वाला उसने इसको निकाल दिया। दैट्स वाई अभी इसका नाम 9 डैश लाइन है। मगर अभी क्या हुआ 2010 में, सोच लीजिए आज से तकरीबन 11 साल पहले, कि ताइवान के को झड़पना चाहता है, तो उसने ताइवान के जो ईस्टर्न साइड से, जो उसके पूर्व की तरफ से जो एक डैश लाइन और जोड़ दिया। तो ये आज के दिन में एक्चुअली इसको 10 डैश लाइन चाइना कहता है। वर्ल्ड के ऊपर में तो जहाँ भी बातचीत होती है तो 9 डैश लाइन ही कहलाता है, और जनरली बातचीत उसके ऊपर में होती है। तो ये था ये डैश लाइन की कहानी। और इस डैश लाइन में आप देखेंगे तो अब 80% से ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, इस इलाके का जो मेरीन लाइफ है, जितना भी उसके ऊपर में वो दावा ठोकता है, वो जानता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन, बहुत खनिज पदार्थ हैं, मेरीन लाइफ जो समुद्री जीव जंतु, फिशरी, बहुत सारी चीज़ें, इसमें तो खजाना ही खजाना है। और ये पूरा का पूरा वो अपने जो विस्तारवाद है, जो उसकी लालच है, कि वो ये दिखाता है कि इसको पूरा वो क्लेम करता है। और जैसा हमने पहले आपको बताया था कि जो मलाक्का, ये जो स्ट्रेट है मलाक्का से होते हुए, कि यहाँ से तकरीबन हर एक साल $5 ट्रिलियन के जो ट्रेडिंग होती है और शिपें आती हैं, तो वो कहता है कि ये जितनी भी शिप आती है वो चाइना को रिपोर्ट करेगी, और चाइना से वो कहता है कि आपको हमें कुछ पैसे भी हम चार्ज करेंगे। अभी तक तो कोई दिया नहीं है, पर वो क्लेम करता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और जानने की चीज़ है कि 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं, पार्सले आइलैंड इसका नाम भी आता है, 150
तकरीबन जो आइलैंड हैं, रीफ्स हैं, जो कि कुछ समुद्र में डूबे हुए हैं, उनका एक समूह है। और ये जो है वो वियतनाम क्लेम ज़्यादा करता है और चाइना क्लेम करता है। तो 1974 में ये चाइना और वियतनाम के बीच में जब लड़ाई हुई और उसने चाइना ने इसको पार्सले आइलैंड को स्वतंत्र करा लिया और उसको वहाँ से वियतनाम को हटा दिया और इसको ऑक्युपाई कर लिया। अभी उसने काफ़ी जगह हैं, आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना लिए हैं और वहाँ पर उसने अपने नेवल डिप्लॉयमेंट कर लिए हैं और कुछ यंत्र लगाए हैं, जैसे सर्वेलेंस के यंत्र लगा रखे हैं कि हमें वेदर कहता है कि हम वेदर को जज करने के लिए या यहाँ की जलवायु की हम उसका निगरानी करने के लिए उन यंत्रों को लगाया है, ऐसा वो कहता है, मगर वह है मिलिट्री डिप्लॉयमेंट। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो स्पॉटले आइलैंड्स हैं, जो करीब 100 आइलैंड का समूह है और इसकी बहुत सारे देश इसको क्लेम करते हैं। फिलीपींस भी करता है, ब्रुनोई भी करता है, ये मलेशिया करता है, सिंगापुर भी इसकी करता है और वियतनाम तो करता है कुछ आइलैंड में। तो ये पूरे के पूरे में, और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा खनिज है, बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन हैं, इसलिए इसके ऊपर में चाइना ने नज़र गड़ाए हुए हैं। और यहाँ से इन्हीं आइलैंड के थ्रू जो बेसिक जो सी लेन कहते हैं, जिसमें कि जो ट्रैफिकिंग होती है, जो समुद्री जहाज इसमें चलते हैं, ये इसी से गुजरते हैं। तो इसलिए इस जगह का बहुत अपना एक जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। और यहाँ पर बहुत सारे जो रीफ्स हैं, खास करके मिस्चीफ रीफ, जो अभी पिछले साल में बहुत ज़्यादा फिलीपींस और चाइना के बीच में इसके ऊपर में जद्दोजहद चली है, उसको रिलीफ यहाँ पर उसने गार्ब ऑफ कि हम अपने समुद्र के ऊपर में हमारे जो कुछ ये हैं शिप हैं, जो सिविलियन शिप्स हैं, वो उसने ला करके यहाँ मिस्चीफ रिफ में डाल दिया। जब बहुत सारे देश, जैसे अमेरिका के बहुत सारे जंगी बेड़े, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे जंगी बेड़े, और भी जैसे यूके से भी आए थे, फ्रांस से भी आए थे, जब ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं और ताइवान के ऊपर में भी झड़प चल रही है, उस दौरान उसने उसको ऑक्युपाई किया है और मिलिट्री के बहुत सारे बेस बना लिए हैं। तो ये तो है, चाइना का बिहेवियर चल ही रहा है। इसको हम भाग 2 में, क्योंकि भाग 2 में हम बहुत डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से भारत एक जो एक्सरसाइज कर रहा है वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया के फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया के साथ बायलैटरली। इसके अलावा गुआम में अभी पिछले 1 महीने और फिर कुछ और दिनों तक जो क्वाड नेशन है, जिसमें अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है, उसका एक बहुत बड़ा मैन्यूवरिंग चल रहा है। बेसिकली ये इस इलाके के ऊपर में अपना आधिपत्य और जो चाइना का हेजेमनिक है बिहेवियर, उसको काउंटर करने के लिए, चाइना को पुश बैक करने के लिए ये चीज़ें चल रही हैं। ये एक बहुत ऐतिहासिक बहुत बोल्ड भारत का ये नेवल डिप्लॉयमेंट है, क्योंकि क्वाड का गठन ही भारत के उस सोच से हुआ है, जो कि वो नेवल एक्सरसाइज की जो यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी या दूसरे जितने भी नेशंस हैं उसके साथ करता रहा है। तो उसी का एक उसी की एक जो अभी आप देख रहे हैं इसकी ज़मीन के और समुद्र के ऊपर या इसी क्षेत्र के ऊपर में जो अभी आप देख रहे हैं, वो जद्दोजहद चल रही है। भारत का बहुत बड़ा इसमें देन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और सारा चीज़ उसी के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। दूसरे देश, विश्व के बहुत सारी शक्तियाँ ये इस क्षेत्र के ऊपर में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो स्ट्रैटेजिक जो शिफ्ट होगा इसी इलाके में होगा। क्या चाइना इसको कर पाएगा? क्या ये एक तीसरे विश्व युद्ध के की आहट है? क्या ये वर्ल्ड ऑर्डर में कि चाइना रिट्रीट करेगा, दूसरे जो पावर हैं उसको इंश्योर करेंगे, जो
जो ये है कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ हाई सीज, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को हम कर पाएंगे, क्योंकि 2016 में एक जो हमारा ट्राइब्यूनल है हेग में अंदर, जो उसके ऊपर में एक बहुत बड़ा जजमेंट आया चुका है, जिसके अंदर में ये कहा गया है कि ये जो 9 डैश लाइन है जो चाइना इसको करता है, उसका कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, वो नहीं कर सकता है, मगर चाइना इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा इतने बड़े जजमेंट आने के बाद, यूएन की जजमेंट आने के बाद, सभी देशों के कहने के बाद भी चाइना मनमानी कर रहा है इस क्षेत्र में और अपने आधिपत्य को एक तरफा जमाना चाहता है। तो इसकी जो काट होगी, जो कि जिस तरह से क्वाड है या भारत का जो एग्रेसिव उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत जो यहाँ के देशों के साथ हम करते हैं, जो साउथ एशियन देशों के साथ, वो एशियान देशों के साथ जो हमें बायलैटरल एक्साइज, ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो चाइना को पुश बैक करने के लिए इस यहाँ से पुश बैक करके और इंश्योर करेगी कि चाइना एब्सोल्युटली अपने रूल बेस्ड तरीके से जो लिखे गए कन्वेंशंस हैं उसके को माने, और नहीं मानता है तो उसको मनवाया जाएगा। और भारत का इसमें बहुत बड़ा ऐतिहासिक उसका योगदान है। धन्यवाद जनरल सिन्हा। व्यूअर्स, इस वीडियो के 3 भाग हैं। ये भाग 1 था। भाग 2 और भाग 3 को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक्स दिए हैं, तो उन पे क्लिक करिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे और सच वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद।